हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज हम 23 तारीख को होने वाले रीट की परीक्षा के पेपर कोड डी की आंसर की हम डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड सेंटर की बात की जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, इससे क्या होगा कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को यह कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो ये 45 घंटे तय किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो यहाँ पे भिन्न की बात करी जा रही है। तो भिन्न होगा यहाँ पे अभिक्षमता, यानी विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। अभिक्षमता इसमें नहीं होगा, यानी ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य, इसमें मूल्यांकन की बात की जा रही है तो उस समय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है कि उस समय तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशीलता जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। और बहुत सारे बच्चों ने इसमें सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए लगाया होगा, लेकिन इसमें ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे मूल्यांकन की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, तो इसमें जो करेक्ट होगा ये होगा इसमें डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहन मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है, ये एक शोध होता है जिसमें हम समस्या को हल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एनसीएफ 5 में क्लियर लिखा है कि एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विकास, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मिलान करना है, और मिलान करने के लिए यानी समीप दूरविमुख दिशा, यानी इसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं, समीप से दूर की तरफ, समीप से दूर की तरफ, और दूसरे साइड में हमारा ये होगा यानी समीप से दूर, यानी कि यहाँ पे एक पहले का होगा डी, यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। अच्छा, दूसरा देखते हैं। दूसरा सिर से पदविमुख, यानी सिर से पैर की तरफ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये दूसरे का होगा। तो इसको देखते हैं, पहले का डी और दूसरे का ए, पहले का डी और दूसरे का ए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आनुवांशिकी एवं वातावरण से। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो इसमें असत्य की बात हो रही है, तो असत्य होगा इसमें, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये एक असत्य है। ये समझना जरूरी होता है कि प्रत्येक बच्चा एक यूनिक होता है। तो इसमें एक तो ये गलत होगा। दूसरा, बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये तो सही है। और विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें केवल गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल ए। ये जो क्वेश्चन है ये पहले रीट के उसमें से उठाया गया क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन कोई रीट से, कोई एस्टेट से उठाए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डैश तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो ये यानी कि परिपक्वता और अनुभव की बात की जा रही है, यानी कि ये विकास तब होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे बचपन की विशेषता पूछी जा रही है। तो बचपन की विशेषता प्राक्टूली की आयु होती है। अनुकरणीय आयु, ये भी इसकी विशेषता होती है, क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है। और सवाल करने की आयु, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। खिलौने की आयु जो होती है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है, ना कि बचपन की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पे प्रतिदर्श की बात हो रही है, यानी कि मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श करना, यानी कि उस प्रॉब्लम से संबंधित मानसिक प्रतिदर्श को यूज करना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला जो सिद्धांत जो है ये दिया है थॉमसन ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि, यहाँ पे प्रक्षेपी की बात हो रही है, प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात हो रही है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक हमारे यहाँ पे क्या है, टेट होती है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो ये प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि 140 प्लस होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने के लिए। ये नहीं होगा। छात्रों के बीच अंतर, ये भी नहीं होगा। छात्र एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रतिदर्शन को नहीं जानने के लिए, ये भी गलत होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान हमें रखना चाहिए, जिससे हम इसके बारे में पता कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। यानी 16 वर्ष की आयु का बच्चा है जो 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे IQ दे रखा है 75, इसकी वास्तविक आयु दे रखी है 16 और मानसिक आयु इसमें पूछी है। तो इस फॉर्मूले में हम रख के कर सकते हैं कि मानसिक आयु IQ लेवल बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और इसको मल्टीप्लाई बाई 100। तो उससे करेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया। तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है ये टर्मन ने दिया है, और स्टर्न ने जो है इसमें मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया था स्टर्न ने, लेकिन टर्मन ने इसको कंप्लीट फॉर्मूला बनाया, क्योंकि इसमें 100 का गुणा करके एक कंप्लीट फॉर्मूला बनाया यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर जो है बी यहाँ पे सही होगा। देखते हैं 21। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो सृजनात्मकता हमेशा किससे, अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होता है, यानी विस्तृत सोच की इसमें बात कही जाती है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो समायोजन को जो बढ़ावा देती है वो देती है फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर एंड एंजाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। तो प्रतिभाशाली बालक के जो लक्षण हैं, एक तो उसमें जिज्ञासा होती है, उसके बाद में वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता होती है। 2 यानी कि 2 और 4 ये हमारा किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान एवं
विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, यानी कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। तो रवि लेखन कौशल से में अच्छा है, तो रवि में अधिक संभावना, किस चीज़ की संभावना है इसमें, क्योंकि वो वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके क्या ग्रेड बहुत कम है। मेन बात किसमें, पढ़ने में, तो पढ़ने से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पढ़ने से संबंधित विकृति। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है। ये शिक्षाविद स्किनर के द्वारा दिया गया है, स्किनर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा प्रकार का अधिगम है, ये सकारात्मक स्थानांतरण होगा अधिगम का, क्योंकि उसने जो क्लास में सीखा है उसका वो अप्लाई कहाँ पे कर रही है, मार्केट में कर रही है, अपने निजी जीवन में कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसके निर्णय दिया है जो कि। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है, तो यहाँ पे मेगा अपने, मैं ऑप्शन डी को पढ़ रहा हूँ, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ये उसका आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, बहुत सारे बच्चों ने ये भी करेक्ट किया है, बता रहे हैं। तो इसमें एला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। तो ये जो है, इसमें क्या नई जानकारी, और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसमें क्या है, वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है जो मतलब इंटरनल मोटिवेशन, जो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए। तो इसका जो है पॉजिटिव आंसर, ये वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक ये रीट में ही आया था, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो अधिगम के सिद्धांत जो हैं ब्लूम ने नहीं दिए, थॉर्नडाइक, स्किनर और कॉलर ने दिए हैं। तो दोस्तों ये हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हैं, और ये बिल्कुल सटीक हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की जो आएगी, सेम क्वेश्चन आपको, मतलब सेम आंसर इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से वेरीफाइड करके आपको ये आंसर की प्रोवाइड की गई है। तो आई होप दोस्तों ये आपको पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इससे अगली जो वीडियो है वो हम जल्दी अभी डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।